हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हमारे इजी नोट्स के एक्सप्लेनेशन से अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जून 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ कुछ अपडेटेड चीजें मैं जून 2025 के एग्जामिनेशन के लिए लेकर आई हूँ, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने ओपन की हुई है ये प्ले लिस्ट जो MAPC इजी नोट्स के नाम से है, और इस एक प्ले लिस्ट में आपको सभी पेपर्स के वीडियो लाइन से मिलते जाते हैं। फर्स्ट पेपर खत्म होते ही सेकंड पेपर के वीडियोस आ जाते हैं, सेकंड पेपर के 6 वीडियोस खत्म होते ही थर्ड पेपर के वीडियो स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो 6 पेपर तक अवेलेबल है। देखिए इसी तरीके से 4, 5, 6 करके आगे तक बढ़ते जाएंगे। कलर वाइज आप डिफरेंशिएट भी इजिली कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे थ्योरी खत्म होती है और यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी इस प्लेलिस्ट में 55 वीडियोज हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियोज हैं आप देख सकते हैं 5 मंथ्स अगो, 6 मंथ्स अगो, यानी काफी पहले मैंने ये वीडियोस बनाए थे जब आपने दिसंबर 2024 में एग्जामिनेशन दिए थे। कुछ कंटेंट सेम है जो दिसंबर में था, लेकिन जून 2025 के लिए हमने जो नोट्स अपडेट किए हैं उनमें जो अपडेटेड कंटेंट है वो मैक्सिमम 1 या 2 वीडियोस में इंक्रीज होगा, जो इसी प्लेलिस्ट में सेम थंबनेल के साथ ऐड होगा। यानी कि आज हम MPC 001 के एक्स्ट्रा पोर्शन को पढ़ेंगे जो आपने दिसंबर 2024 के नोट्स में पढ़ा था। कुछ टॉपिक्स सेम है, बिल्कुल पहले के जैसे हैं, तो वो यहाँ पर आके 6 वीडियो तक आपको सेम पढ़ना है। 7th और 8th वीडियो यहाँ पे ऐड होंगे, और कौन सा पोर्शन ऐड होगा आइए अब मैं आपको वो क्विकली दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए अफेजिया तक आप पढ़ चुके हैं, 6 वीडियोस में हमने कवर किया था। अब 31 से लेके 38 तक जो टॉपिक हैं, यस 38 तक टॉपिक, यानी 8 टॉपिक्स जो और हैं वो नेक्स्ट 2 वीडियोस में आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसी तरीके से MPC 002 में भी आपको कुछ एडिशनल टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। 3, 4, 5 सभी में आपको जो अपडेटेड नोट्स हैं उनमें एडिशनल टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। तो वो जो एडिशनल वीडियोस हैं वो आपको जून 2025 के लिए देखने हैं अलोंग विद दिस पोर्शन। ये जो वीडियोस आप देखेंगे ये तो देख ही रहे होंगे, पढ़ ही रहे होंगे, नोट्स में आपको ये कंटेंट मिल भी गया होगा, लेकिन लास्ट में आके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसके आगे एडेड नहीं है, तो वो मैं जून 2025 के लिए इन वीडियो में अपडेट करने वाली हूँ। आप सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकेंगे। ये कुल मिला के टोटल 6 वीडियो होंगे। फर्स्ट पेपर में 2 वीडियो, सेकंड पेपर में 1, थर्ड में 1, फोर्थ में 1 और फिफ्थ में 1। एक से ज्यादा कंटेंट है नहीं, अगर कहीं होगा तो देख लेंगे जैसा भी रहेगा। फिलहाल फर्स्ट का मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा दिया है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। 31 टॉपिक से हम बिगिन करेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी बाय थॉर्नडाइक, थॉमसन एंड थर्स्टन। ये जो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं ये जून 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स में इन्हें एंड में देख के इस तरीके से मत व्यू कीजिएगा कि तो एंड में है तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं। आपके इसी नोट्स में जितना कुछ है आपके क्वेश्चन पेपर में आपको उसी में से मिलेगा, ये बात मैं कह रही हूँ। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को आपको जरूर कवर करना है। काफी दिनों से आप वेट कर रहे थे। चलिए इस इंट्रोडक्शन के साथ में आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें 31 टॉपिक से हम बिगिन करेंगे। पेज नंबर 58 पर फटाफट से आ जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि प्लेलिस्ट में बाकी वीडियो सेम रहेंगे, एडिशनल कंटेंट जो है उसका अपडेटेड वीडियोस आपको अब इस प्लेलिस्ट में यहीं पर एडेड होके मिल जाएंगे, राइट। तो क्या है हमारा टॉपिक, ये सब अफेजिया तक तो आप पढ़ चुके हैं, पढ़ाई कर ली होगी आपने, एग्जामिनेशन करीब है। आइए टॉपिक नंबर 31 विच इज क्रिटिसिज्म ऑफ स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी बाय थॉर्नडाइक, थॉमसन एंड थर्स्टन। मतलब जो आपने 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ी है, ये तो शुरू में पढ़ ली थी आपने, नोट्स में आपको मिली थी, लेकिन इस थ्योरी को थॉर्नडाइक, थॉमसन और थर्स्टन ने किस तरह से क्रिटिसाइज किया है, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं थॉर्नडाइक के क्रिटिसिज्म से। आप चाहें तो इसमें 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में कुछ बिगिनिंग में ऐड कर सकते हैं जो ऑलरेडी नोट्स में गिवन है। अब आपको आता है तो आपको मालूम है कि कुछ पोर्शन हम अपने हिसाब से ऐड और सब्ट्रैक्ट जहां पे रिक्वायर्ड होगा वहां कर सकते हैं। थॉर्नडाइक ने कैसे क्रिटिसाइज किया है 2 फैक्टर थ्योरी को, उनका ये कहना था कि उनको इसका जो नैरो फोकस था ऑन अ सिंगल जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर, उस पर उन्होंने फोकस किया था। उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है इस थ्योरी को वो इस चीज के लिए किया है कि जो ये थ्योरी है वो एक सिंगल फैक्टर पर फोकस करती है, जनरल इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। He argued that intelligence is not a single entity but a combination of multiple distinct ability. उनका ये मानना था कि इंटेलिजेंस को आप कोई एक सिंगल एंटिटी की फॉर्म में नहीं डिफाइन कर सकते, उसमें तो मल्टीपल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज इंक्लूडेड होती हैं। थॉर्नडाइक इंट्रोड्यूस्ड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू सजेस्टिंग दैट इंटेलिजेंस इंक्लूडेड 3 की एरियाज। उन्होंने 3 एरियाज को इंटेलिजेंस में ऐड किया, क्योंकि जब भी कोई थ्योरी आती है या कोई पर्सन उस थ्योरी के बारे में अपना व्यू देता है तो उसमें कुछ तो ऐड ऑन करता है। जब वो बताता है कि ये चीजें सही नहीं है तो क्या सही हो सकता है उसको भी ऐड किया जाता है। तो उनके व्यू को हम इस कॉन्सेप्ट में ऐड करेंगे। उन्होंने तीन एरियाज इंटेलिजेंस के ऐड किए।
एक था एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी पर्सन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को डील करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। सोशल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग सोशल सिचुएशंस। तो ये 3 टाइप का इंटेलिजेंस किसने दिया था? यहाँ पे थॉर्नडाइक ने दिया था। इसी 2 फैक्टर थ्योरी में, स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी में सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश उन्होंने की थी। थॉर्नडाइक बिलीव दैट स्पीयरमैन जी ओवरलुक द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एंड सोशल स्किल्स। वैसे भी जब हम जनरल इंटेलिजेंस पर चले जाते हैं तो फिर हम स्पेसिफिक पर उतना फोकस नहीं कर पाते, हम जनरल इंटेलिजेंस को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो उनका भी यही कहना था कि जब जनरल इंटेलिजेंस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई है कि वो प्रैक्टिकल और सोशल स्किल की इंपॉर्टेंस को ओवरलुक करता है, विच आर एसेंशियल इन रियल वर्ल्ड फंक्शनिंग। अगर रियल लाइफ में देखें तो इंसान को बहुत प्रैक्टिकली होना पड़ता है, सोशल स्किल्स भी उसके अंदर होने चाहिए, ये उनका फोकस था, राइट। तो इस तरीके से थॉर्नडाइक का क्रिटिसिज्म हम लिख सकते हैं। अब आते हैं थॉमसन। थॉमसन ने, चार्ल्स थॉमसन जो थे, उन्होंने स्पीयरमैन के कॉन्सेप्ट को किस तरह से क्रिटिसाइज किया। एक बात तो वो मानते थे कि कॉग्निटिव एबिलिटीज आर कोरिलेटेड, मतलब हमारी जो भी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं उनका आपस में लिंक होता है, ये बात वो मानते थे। बट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ अ सिंगल जनरल फैक्टर। लेकिन उन्होंने जो जनरल फैक्टर है, अगेन उनका भी कॉन्सेप्ट वही जा रहा था कि उन्होंने सिंगल फैक्टर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। थॉमसन proposed that intelligence consists of multiple group factors such as verbal reasoning, numerical ability, बहुत सारे जो उन्होंने पॉइंट दिए। अच्छा, यहाँ पर आप जो थॉमसन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, थॉमसन का जो मॉडल है वहां पे आप उन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। इंटेलिजेंस इज बेटर एक्सप्लेन थ्रू दीज क्लस्टर्स ऑफ एबिलिटीज रादर देन बाय अ सिंगल फैक्टर। उनका ये मानना था कि इंटेलिजेंस को हम अगर ये कहें कि ये बहुत सारी एबिलिटीज का एक ग्रुप है, क्लस्टर है, तो वो बेहतर है बताना, बजाय इसके कि हम ये कहें कि वो खुद में अपने आप में एक वैल्यू है। Thompson's model was a critique of Spearman's oversimplification as it did not account for the variability in how individuals perform across different cognitive tasks. Someone might excel in numerical reasoning but struggle with verbal tasks, suggesting that different abilities contribute independently to intelligence. थॉमसन का ये कहना था कि कोई पर्सन एक एक इंटेलिजेंस पर, एक टाइप के इंटेलिजेंस पे हाई हो सकता है और दूसरे में लो हो सकता है। तो जिस पे वो हाई है हम उसी पे पर्टिकुलरली उसको हाई कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम कि जनरल है, हर जगह पे जनरल उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये उनका कॉन्सेप्ट हो गया। फिर थर्स्टन का जो, लुइस थर्स्टन ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने भी स्पीयरमैन्स की जी फैक्टर को बहुत स्ट्रांगली क्रिटिक किया एंड आर्ग्यूड दैट इंटेलिजेंस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय वन जनरल फैक्टर। इंस्टेड थर्स्टन प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। बाद में इन्होंने अपनी ही 7 एबिलिटीज को 9 में कन्वर्ट कर दिया था, 2 एबिलिटीज और इंक्रीज कर दी थी। पर शुरुआत में इन्होंने माना कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर फैसिलिटी, स्पेशल विजुअलाइजेशन, एसोसिएटिव मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्चुअल स्पीड, ये कोई जो नाम मैं फटाफट से रीड कर रही हूँ ना, ये तो आपको याद होनी चाहिए। आपको मालूम है कि इस थ्योरी, ये भी अपने आप में एक सेपरेट थ्योरी है इंटेलिजेंस की, जिसके लिए जरूरी है ये ध्यान में रखना कि ये कौन कौन से वो टाइप है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, लुइस थर्स्टन की थ्योरी। ठीक है, तो उनकी थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करते हुए आप बता सकते हैं, देखिए अगर देखा जाए इसमें तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे लुइस थर्स्टन ने जी फैक्टर को क्रिटिक करते हुए जो उसके बारे में कहा है वो अपनी ही थ्योरी को यहाँ पे ऐड किया गया है, राइट। तो वही आपको भी लिखना है। इसे कंक्लूड करेंगे इन्हीं बातों के साथ कि तीनों के व्यू में क्या चीज कॉमन थी। तीनों ने ही जनरल फैक्टर को जो है वो क्रिटिक किया था, पसंद नहीं किया था, उसी के टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म दिया था, और बाकी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी थ्योरीज में इंटेलिजेंस को अलग तरीके से डिफाइन किया। अपनी लैंग्वेज में आप इसे कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये टॉपिक हमने ऐड नहीं किया था पहले, लेकिन जरूरत पड़ी जब हमने ओवरव्यू किया कि ये टॉपिक भी पूछा गया है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच फोकसेस ऑन हाउ पीपल process, analyze and use information to solve problems and adapt to new situation. Unlike traditional model of intelligence, which often emphasize fixed cognitive abilities or intelligence factors, Sternberg's approach examines the cognitive processes that underlie thinking, learning and problem solving. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पर बेस्ड थ्योरी है इंटेलिजेंस की, जैसा कि नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ये क्या मानती है? इंटेलिजेंस एक प्रोसेस में नजर आता है। इंटेलिजेंस वो नहीं है कि हमने किसी के अंदर कोई एक एबिलिटी देखी उसको जस्ट कह दिया, वो एबिलिटी प्रोसेस में कितनी आ रही है, वो फंक्शन करते हुए कितनी दिख रही है। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि कोई किसी पर्सन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर बहुत हाई है, तो क्या वो हमें उसके एक्शंस में दिख रही है? तभी तो हम यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस होते हुए देख पा रहे हैं। तो उसी अप्रोच पर इनकी जो थ्योरी है वो बेस्ड है। तो इनका ये कहना है कि जैसे कि और ट्रेडिशनल मॉडल है इंटेलिजेंस के जहां पे फिक्स्ड एबिलिटी बता दिया जाता है, नहीं, इनकी थ्योरी में ये कहते हैं कि वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो होते हैं वो फंक्शन में दिखाई देने चाहिए। किस तरह के फंक्शन में?
थिंकिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ भी एक्शन बिहेवियर में नजर आने चाहिए। His theory suggests that intelligence is not a static trait but a dynamic, continuous process of managing and transforming information. इंटेलिजेंस जो है वो एक मूवमेंट करता हुआ नजर आता है, बट कैसे? प्रोसेस के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू। इनके जो कंपोनेंट्स हैं थ्योरी के, वो किस तरह से आपको नजर आते हैं? स्टर्नबर्ग्स अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन कॉग्निशन कैन बी अंडरस्टूड एज अ सीरीज ऑफ स्टेप थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। अब इंटेलिजेंस जो है या ह्यूमन का जो कॉग्निशन है वो कैसे नजर आता है? एनकोडिंग, इन्फरेंस, स्टोरेज और रिट्रीवल। वैसे आपने एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल ये तीन तो पढ़े ही हैं। इन्फरेंस और ऐड हुआ है यहाँ पे, अभी समझाऊंगी क्या है। एनकोडिंग का मतलब होता है कि पहला स्टेप होता है ये, जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, दिस इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग एंड परसीविंग न्यू आइडिया। एनकोडिंग रेफर्स टू द वे इंडिविजुअल टेक इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एनवायरमेंट। जैसे कि आप कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी आप एक किसी मॉल में गए, किसी स्टोर में गए, वहां पे आपने किसी भी चीज को देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट देखा, तो आपको लगा ये तो नई चीज मार्केट में आई है। अब आपने इसको ध्यान दिया कि अच्छा इसमें क्या स्पेशल बात है जो हम बाकी चीजें लेते हैं उससे क्या डिफरेंट है, इसमें क्या इसके कंपोनेंट्स है, इसकी पैकेजिंग डिफरेंट है, या इसका प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, इसका नाम कैची है, क्या चीज है जो आपको अच्छी लग रही है, वही चीज आपके माइंड में एनकोड कर देगी, यानी एनकोडिंग का प्रोसेस होगा कि आप उस चीज को ध्यान रख सकें। आपने देखा होगा कभी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें अपने सराउंडिंग में दिखती है जो नई है, उसमें कोशिश की जाती है कि वो किसी भी तरीके से कस्टमर का अटेंशन अपनी तरफ ले सके। अटेंशन रहेगा तभी हम उसे एनकोड कर पाएंगे, वरना तो जब आप एक मॉल में जाते हैं तो न्यूमरस चीजें आप देखते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स आप देखते हैं, लेकिन क्या आप उन सब चीजों पर ध्यान रख पाते हैं? आप उन्हीं चीजों पर का ध्यान रख पाते हैं जिन चीजों ने आपका अटेंशन अपनी तरफ लिया। तो मतलब उन चीजों में ही कोई खास बात होती है, तभी एनकोडिंग का प्रोसेस होता है। तो एनकोड करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन को टेक इन करना होता है अपने एनवायरमेंट से, पर हम वही करेंगे जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। हम सब कुछ अपने माइंड में कचरा भर के नहीं रख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग इट इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स, दिस प्रोसेस इंक्लूड्स अटेंशन, परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इनपुट। हमारे सेंस ऑर्गन्स का सबसे बड़ा रोल होता है। अब हम कुछ देख ही नहीं रहे हैं तो वो हमारे कहाँ से हम उसको इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर पाएंगे? उसको देखना जरूरी है, उसको अटेंड करना जरूरी है। और अटेंड हम कब करेंगे? जब उस इन्फॉर्मेशन में वो बात होगी कि वो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। लेकिन उसके लिए हमारा अटेंशन भी जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि हम ध्यान ही ना देना चाहें तो फिर कोई हमारे ध्यान नहीं खींच सकता। ठीक है। अब इन्फ्रेंस का मतलब होता है जब एक बार इन्फॉर्मेशन इनकोड हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन। अब हमारा माइंड जो है ना उस चीज के टुवर्ड्स कंक्लूजन बनाने लगता है, लॉजिकल रीजनिंग करने लगता है कि क्या हमारे पास पास नॉलेज एक्सपीरियंसेस है। जैसे अभी हमने एक बात की थी, हम एक मॉल में गए और हमने एक नई पैकेजिंग में कोई नया स्पाइसेस का कोई एक बॉक्स देखा, तो हमारा जो माइंड है ना वो कैलकुलेशन करने लगेगा कि जो हम पहले चीजें लेते थे उससे ये बेटर कैसे है या उससे ये बेकार कैसे है। कंपैरिजन माइंड में हमारे ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं इन्फ्रेंस निकालना। क्योंकि हम दुनिया में हर समय तो कोई अनोखी चीज नहीं देखते, उसके जैसी कोई चीज हम देख चुके होते हैं, तो कुछ ना कुछ कंपैरिजन माइंड में आता है ऑटोमेटिकली। जैसे आप कोई चीज लेने ही जा रहे हैं इंटेंशनली, तो भी आपका माइंड जो है वो इन्फ्रेंसेस निकालेगा। तो once information is encoded, the next step is to make inference or conclusion. This involves applying logical reasoning to the information and drawing और past knowledge and experiences. अगर पहले से कोई experience आपके पास है तो उसकी वजह से होगा, वरना आपका माइंड वहां पे लॉजिकल रीजनिंग ऑटोमेटिक करेगा। कभी भी वेग रीजनिंग नहीं हो सकती कि आप ये सोचे कि नहीं ये तो इसलिए अच्छा है क्योंकि बस ये अच्छा है, मतलब वो होगा ही नहीं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इन्फ्रेंस कैन ऑल्सो इन्वॉल्व क्रिएटिंग हाइपोथेसिस और प्रिडिक्टिंग आउटकम्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा। जो चीज आपने देखी, आपने कोई परफ्यूम देखी, आपने कोई ऐसा डिओ देखा, कोई भी जैसी चीज देखी, तो आपको लगा कि हाँ इसकी खुशबू अच्छी लग रही है तो ये अच्छा होना चाहिए। आप एक हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं अगर आपके पास वो चीज पहले से है। या आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखा जो नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो अब आप कंपैरिजन किससे करेंगे? तो आप क्या सोच सकते हैं कि हाँ ये इससे जरूर ये फायदा हो सकता है। मतलब आपका माइंड जो है वो लॉजिकल रीजनिंग खुद से करने लगेगा, इन्फ्रेंसेस बनाने लगेगा। उसके बाद स्टोरेज। अब जो आपके पास इंफॉर्मेशन इनकोड हुई है, जो आपने इंटरप्रिटेशन निकाला है, वो सेव होने लगेगी। सेव कब होगी? जब इंपॉर्टेंट होगी। हर एक बात को ना तो हम सेव कर पाते हैं ना कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टोरेज की प्रोसेस में क्या होता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती है। आपको पता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम एनवायरमेंट से रिसीव करते हैं, अटेंड करते हैं उसको, तो पहले हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम तक आती है, इसीलिए वो सेंसरी मेमोरी कहलाती है। फिर उस मेमोरी को हम यूजफुल होने पर अपने पास सेव करके रखते हैं। थोड़े टाइम तक तो हमारे हाथ में होता है कि हम उसको सेव करके अपने पास यूं ही भी रख सकते हैं, तो वो क्या बन जाती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी जिसे कहते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि अगर हम उसको यूज ना करें तो वो फेड अवे हो जाएगी,
हम उसको रिहर्स करें। अब रिहर्स का मतलब ये नहीं कि उसके बुक बना के हम रोज पढ़ेंगे। रिहर्सल का मतलब ये हो गया कि अगर वो हमारे काम में आ रही है, जैसे आपने किसी भी फ्रेंड का आप अगर मोबाइल नंबर है, वो आपको नॉर्मली याद नहीं होगा, नहीं होता है किसी को किसी का मोबाइल नंबर, और अब तो बिल्कुल नहीं याद रहता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर हम उसका नंबर कॉन्टैक्ट्स में से हटा दें और वो नंबर हमारे सामने स्क्रीन पे ना, हम उसको डायल नहीं कर रहे हैं, हम डायल्ड नंबर पे क्लिक कर रहे हैं बार बार, तो वो बार बार दिखने से क्या हो रहा है, रिहर्स हो रहा है, तो वो नंबर हमें याद हो जाएगा। लेकिन जब वो सेव्ड में रहता है बुक में, तो उस नाम से आता रहता है, तो नाम से आता रहता है, क्लिक करते रहते हैं, वो चलता रहता है, आपको कभी रिकॉल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब वो डिजिट्स आपको बार बार दिखती रहेंगी ना, तो आपको वो नंबर याद हो जाता है। ये हो रहा है रिहर्सल, यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के बाद रिहर्स करना जरूरी है अगर फ्यूचर में रिट्रीव करना है तो। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेस की फाइनल स्टेज क्या होती है, जब हमें रिट्रीवल की जरूरत होती है। रिट्रीवल कब होगी, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं और एग्जाम में जाके से रिट्रीव करेंगे, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे तो वहां लिख कर आने हैं आपको, राइट। तो यहाँ पे रिट्रीवल होता है। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं तो इसका मतलब उसे कुछ यूज करने के लिए करते हैं। कौन कौन सी प्रोसेसिंग स्टेजेस होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में? स्टर्नबर्ग्स मॉडल आल्सो applies to problem solving, viewing it as a series of stages in which information is processed. Sternberg's model also applies to problem solving, viewing it as a series of stages in which information is processed. मतलब स्टर्नबर्ग का मॉडल ये कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर भी स्टेप में चलता है, और वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, फिर उसके बाद उसके पोटेंशियल सोल्यूशन जनरेट करना, प्रॉब्लम के बारे में आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसके पोटेंशियल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करना, उन सोल्यूशंस को इवैल्यूएट करना और उसमें से मोस्ट इफेक्टिव चूज करना। जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो मन में 2-3 थॉट आ सकते हैं उसके बारे में, हमेशा आएंगे जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं। तो उसमें से जो बेस्ट सुटेबल है हमारे लिए वो से हम चूज करेंगे, एंड इम्प्लीमेंटिंग द चोजन सोल्यूशन एंड असेसिंग इट आउटकम। फिर जो हमने फाइनली सोल्यूशन चूज किया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यही साइक्लिक प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दिखाता है हमारी कॉग्निटिव स्टेजेस के अक्रॉस। ठीक, तो ये हो गया कि वो कौन कौन सी प्रोसेसिंग स्टेजेस हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें देखने को मिलती है। अब स्टर्नबर्ग की ही ट्रायर्किक थ्योरी है इंटेलिजेंस की, जो इस बात को और डिफाइन करती है कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसे वर्क करती हैं। जो ट्रायर्किक थ्योरी है मैंने पहले पढ़ाई है, लेकिन अभी क्विकली रिवाइज करा देती हूँ। ट्रायर्किक में जो वर्ड है ट्राई, वो दिखाता है इंटेलिजेंस के 3 डिफरेंट टाइप को। ट्राई मतलब 3, तो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस ये कहता है कि जब हम कुछ एनालाइज करने की हमारे अंदर कैपेसिटी होती है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग का यूज करके, तो हम उसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस ये कहता है कि जो हमारे अंदर कैपेसिटी है टू कम अप विद नोवेल आइडियाज एंड थिंक आउटसाइड द बॉक्स, इसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस का नाम देते हैं, कुछ जिसमें हम क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अपनी। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हमारे रियल लाइफ सिनेरियो में, एवरीडे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके अक्रॉस हम आते हैं, तो हम उन्हें कितना स्मार्टली सॉल्व कर पाते हैं, तब हम पर्सन को स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं। तो स्टर्नबर्ग की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, वो इंटेलिजेंस को एक कंपोनेंट नहीं मानती, वो ये मानती है कि इंटेलिजेंस बहुत सारी हमें बिहेवियर के थ्रू नजर आता है, और वो बिहेवियर ही हमें स्मार्ट दिखाता है किसी के सामने, वो बिहेवियर हमें इंटेलिजेंट शो करता है, राइट। तो ये कंक्लूजन में आप बात को खत्म कर देंगे। तो हमने यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, 2-3 टाइप के टॉपिक हमने पढ़े, उनका यूज क्या था मैं ये समझा दूं आपको। जो हमारा टॉपिक है वो इस तरह से क्वेश्चन में आएगा कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एक्सप्लेन। तो हम इनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर सबसे पहले तो ये अप्रोच क्या कहती है, राइट, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग को ये प्रोसेसिंग स्टेजेस में की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अच्छा, आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रोसेसिंग स्टेज में डिफाइन करने का मतलब ये समझिए कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो प्रोसेसेस में चलती हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग को एज अ कंपोनेंट लेके डिफाइन किया है। आप चाहें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा भी किसी और पॉइंट को ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट सूटेड यही रहती है, क्योंकि जो इनका एनालिटिकल इंटेलिजेंस है ना, वो इस चीज को डिफाइन करता है। इसीलिए यहाँ पे ट्रायर्किक थ्योरी का भी जिक्र कर दिया है। अगर आप ट्रायर्किक थ्योरी नहीं जिक्र करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी विद द फोकस ऑफ न्यूरो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन। यहाँ पे थोड़े हिस्ट्री की बात आएगी, तो याद रखिएगा, आपको ही याद रखना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे कुछ रटा नहीं सकती, समझाने की पूरी कोशिश करूंगी जितना मेरे हिस्से में है आपको समझाने का काम। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जब न्यूरो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का रिवोल्यूशन कैसे हुआ, अभी तो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को भी बड़ा डिफिकल्ट समझते हैं, फर्स्ट ईयर में आपको डिफिकल्ट लगती है चीजें, हालांकि मैं बहुत श्योर हूँ इजी नोट से आप पढ़ रहे हैं तो आपको इजी लग रही होंगी चीजें, लेकिन इसमें न्यूरो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन के फोकस से हम समझेंगे कि कैसे यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी निकल कर आई।
ऑलरेडी हम जानते हैं, इस पहले पैराग्राफ में हम मेंशन करेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है। तो पेपर ही है आपका, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो मेंटल प्रोसेसेस को फोकस करती है अंडरस्टैंड करने में, एज परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, जितनी भी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उनको परसीव करके एक्सप्लेन करती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये मिड 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी और एज अ रिस्पॉन्स टू बिहेवियरिज्म, जिसने बहुत लंबे टाइम तक, बिहेवियरिज्म मैं कई बार बता चुकी हूँ, बिहेवियरिज्म एक ऐसा फेज रहा है जिसने बहुत ही लंबे टाइम तक रूल किया है, राइट। तो इसीलिए उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत लंबे आपको नजर आते हैं। Cognitive psychology emphasizes how people encode, store and retrieve information and how this information influences behavior and mental functioning। ये चीज बताती है, सब पढ़ा हुआ है आपका पहले से। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जो रूट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ से, किस किस पॉइंट से निकल के लास्ट में कॉग्निटिव साइकोलॉजी अराइज हुई। कॉग्निटिव साइकोलॉजी से पहले बिहेवियरिज्म, जिसमें बीएफ स्किनर, जॉन वॉटसन, इन लोगों ने डोमिनेट किया है, फोकस सोली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। उन्होंने माइंड की वर्किंग पे फोकस नहीं किया, इग्नोर करा। उन्होंने ये कहा जो बिहेवियर के थ्रू नजर आता है, क्योंकि बिहेवियरिज्म था ना, उनका टाइम था, उनका पीरियड था, तो उन्होंने अपनी चीज को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उनका कहना था कि बिहेवियर के थ्रू ही हमारी एक्टिविटीज नजर आती हैं। Cognitive psychology in contrast sought to understand the internal mental processes that influence behavior। अब जब cognitive psychology आई तो उन्होंने ये कहा, मतलब cognitive psychologist जो थे उनका ये कहना था कि जो behavior आपको नजर आता है ना, ये aligned है हमारे thoughts के साथ, ये aligned है हमारे mental actions के साथ, कि जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं। और ये सच भी है कि आपके मन में कोई विचार आता है, कोई थॉट आता है, उसी को तो आप प्रोसेस में लाके दिखाते हैं बिहेवियर के थ्रू। It was shaped by advancements in fields like linguistic, philosophy and computer science। ये सब इसमें ऐड किए गए। लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस दी गई, उसके अलावा फिलोसफी से तो रूटेड है ही ये, कंप्यूटर साइंस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ। पर्टिकुलरली द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ दिस माइंड। दिस मॉडल कंसेप्चुलाइज द ब्रेन एज सिमिलर टू अ कंप्यूटर। जब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स आए तो वहां पे माना गया कि जो ब्रेन है वो भी कंप्यूटर की तरह काम करता है, यानी ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो ब्रेन का रेप्लिका है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और हम जिस तरह से कंप्यूटर में हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, उसी तरीके से हमारा माइंड भी चीजें करता है। 1950s और 60s में यूरिक नेसर और जॉर्ज मिलर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। एक बुक आई थी उनकी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसके थ्रू फॉर्मली कॉग्निटिव साइकोलॉजी को एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन माना गया, उसको एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला। The emphasis on how people acquire, store and manipulate information। information कैसे रिसीव करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये चीजें आई, ये हिस्ट्री हो गई। न्यूरोकॉग्निटिव रिवोल्यूशन जब आया वो हुआ है लेट 20th एंड अर्ली 21st सेंचुरी में, जब वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत पीक पर आने लगा। इट कंबाइंड इनसाइट्स फ्रॉम कॉग्निटिव साइकोलॉजी विद एडवांसेस इन न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस की फील्ड में जो भी एडवांसमेंट्स हुए, जो भी चीजें आई, जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुई, उसको कनेक्ट किया गया साइकोलॉजी के साथ में, लीडिंग टू मोर इंटीग्रेटेड अप्रोच टू अंडरस्टैंड द ब्रेन एंड माइंड। मतलब ब्रेन और माइंड को एसोसिएट करके स्टडी किया जाने लगा न्यूरो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कॉग्निटिव में, कॉग्निशन तो हमारा साइकोलॉजी वाला पार्ट हो गया, न्यूरो हमारा ब्रेन वाला पार्ट हो गया, तो ब्रेन और साइकोलॉजी दोनों आपस में मिक्स हुए, या कह सकते हैं बायोलॉजी और साइकोलॉजी आपस में कंबाइन हुए। तो जितने भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज थी, जैसे एफएमआरआई, पीईटी स्कैन्स, इन सब का यूज किया जाने लगा ये समझने के लिए कि जो माइंड है वो एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। मतलब हम कहते हैं ना कि जो माइंड है वो हमारे ब्रेन का प्रोसेसर है, सीपीयू है, तो कैसे वर्क करता है, कैसे चीजें होती हैं, ये अंडरस्टैंड करने के लिए समझा जाने लगा उनका रिलेशनशिप। दिस रेवोल्यूशन मार्क्ड द शिफ्ट फ्रॉम व्यूइंग कॉग्निशन एज प्योरली कंसेप्चुलाइजेशन टू अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन्स न्यूरल बेसिस फॉर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। जैसे कि स्टडीज रिवील्ड हाउ डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन आर इन्वॉल्व्ड इन टास्क लाइक मेमोरी रिट्रीवल, लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट ईयर में आप हैं तो अभी, क्योंकि मैं काफी दिनों से सेकेंडरी की क्लासेस ले रही हूँ तो मैं थोड़ा एडवांस लेवल पर चल रही थी। अभी आपको ये चीजें शायद आप पढ़ चुके होंगे कि जो हमारा ब्रेन है ना उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैंने आपको बताया है कि ब्रेन की बायोलॉजी ही पूरी अलग है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमारे डिफरेंट बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये स्टडी किया जाने लगा कि कैसे वो ब्रेन में किसी भी तरीके का डैमेज आने पर, जैसे फेजिया में आपने पढ़ा था, ब्रेन में किसी भी तरीके का डैमेज आने पर कैसे हमारे बिहेवियर पे उसका इम्पैक्ट आएगा। तो मतलब जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारे एक्शंस है, जो हमारी साइकोलॉजी का पार्ट है, उस पर बायोलॉजी का इम्पैक्ट कैसे देखने को मिल रहा है, ये चीज हमने यहाँ पे जानने की कोशिश करी न्यूरो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के थ्रू। तो क्या क्या हमें कंट्रीब्यूशन मिला न्यूरो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन का।
ब्रेन और बिहेवियर की रिलेशनशिप को समझने का मौका मिला। मैंने बताया बिहेवियर हमारी साइकोलॉजी का पार्ट हो गया, तो बायोलॉजी साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन बना। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस को समझने की कोशिश की गई, जिसकी हेल्प से हम ये अंडरस्टैंड कर पाए कि हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। डिफरेंट कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई कि जो ऐसे डिसऑर्डर्स जो ब्रेन में किसी फंक्शनिंग की प्रॉब्लम होने से, ब्रेन में किसी तरीके का डैमेज होने से ये सब आए, तो ये कैसे प्रॉब्लम्स निकल कर आई, क्योंकि एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज करके हमने समझा। तो कंक्लूड करेंगे इसको, यही आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि किस तरह से जो चीजें हुई हैं, न्यूरो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को शेप किया है और माइंड और ब्रेन के बीच का जो गैप है उसको कम किया है और उसके उसके बीच में ब्रिज बनाया है, यानी दोनों का रिलेशनशिप अब स्टडी किया जा सकता है। लास्ट टॉपिक आज का हम कवर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीलिंगुअलिज्म एंड थिंकिंग। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? दिस इज द एबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड मल्टीपल लैंग्वेजेस। पहले आपने पढ़ा है मल्टीलिंगुअलिज्म को, तो आप जानते हैं। थिंकिंग तो एक कॉग्निटिव एबिलिटी है, आप जानते ही हैं, सभी सोचते हैं, सोचना सभी को आता है, सब नॉर्मली सोच सकते हैं। तो कैसे उनका रिलेशनशिप है? जो हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है, दैट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन थिंकिंग एंड कॉग्निशन। रिसर्च सजेस्ट दैट मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस कॉग्निटिव बेनिफिट्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अप्रोच टास्क। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एक की एस्पेक्ट है इसका, जो इन मल्टीलिंगुअलिज्म की बात अगर हम करें, मल्टीलिंगुअल्स ऑफ्टन स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस व्हिच एनहांस देयर एबिलिटी टू शिफ्ट अटेंशन एंड अडैप्ट टू चेंजिंग टास्क। क्योंकि जो मल्टीलिंगुअल्स होते हैं वो तुरंत लैंग्वेज में शिफ्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ईजी होता है उनके लिए, तो उनकी जो प्रोसेसिंग होती है ना वो भी फास्ट होती है। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इमीडिएटली शिफ्ट करना, इसका मतलब ये हो गया कि उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं। These skills extend to general problem solving and decision making, where multilingual individuals tend to be more creative and better at finding alternative solution. तो जो मल्टीलिंगुअल्स होते हैं ना, वो उनकी थिंकिंग की प्रोसेस में हमें बहुत ज्यादा बहुत एक्टिव वो नजर आते हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत अच्छी नजर आती है। ये कंसेप्चुलाइजेशन और परसेप्शन को भी अफेक्ट करता है, मतलब जब डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करने वाला पर्सन होगा, वो अपने कॉन्सेप्ट्स को, इमोशंस को डिस्टिंक्ट वे में एक्सप्रेस कर पाएगा, जिससे उनकी थिंकिंग और बेहतर नजर आएगी। फॉर इंस्टेंस, अ स्पीकर ऑफ टू लैंग्वेज माइट थिंक डिफरेंटली अबाउट टाइम और स्पेस, as some language have specific tenses or spatial markers that influence how speakers perceive the world. लैंग्वेज स्पेसिफिक थिंकिंग भी इनके अंदर होती है। लैंग्वेज स्पेसिफिक थिंकिंग का मतलब ये हो गया कि जब कोई भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ ईच लैंग्वेज, कोई भी हमारे जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं वो हर लैंग्वेज के हिसाब से अलग तरीके से चलते हैं। हमारे जैसे हमें अगर कोई लोकल लैंग्वेज बोलनी है, मान लीजिए आप उड़ीसा में और उड़िया बोल रहे हैं, तो उड़िया बोलने वाला जो पर्सन है उसको पता है कि मुझे अपने बातों को, अपने थॉट्स को, वर्ड्स को किस तरह से गैदर करना है कि जो बात है उसका मीनिंग इस तरह से निकल कर आए। तो उनके अंदर लैंग्वेज स्पेसिफिक थिंकिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत अच्छे से नजर आता है। और मल्टीलिंगुअलिज्म जो होते हैं उनकी थिंकिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स ज्यादा शार्प होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो मल्टीलिंगुअल्स होते हैं उनकी थिंकिंग के बारे में आपको सब कुछ पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जो मल्टीलिंगुअल होगा उसके थिंकिंग, उसके कॉग्निटिव स्किल्स, उनके सोचने का तरीका, उस चीज को एग्जीक्यूट करने का तरीका, हर चीज में आपको बहुत पॉजिटिविटी और एनहांसमेंट मिलेगा। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा डिफिकल्ट टास्क ये है नहीं। अब हमारे पास बचते हैं 35 से 38 टॉपिक, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद आपके जून 2025 के एग्जामिनेशन के लिए जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सभी कुछ इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फर्स्ट पेपर के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।